अगर आप एक बार रेस्टोरेंट में घुस गए तो फिर आप ये नहीं सोचते यार कि मैं 500 रुपये देखूँ या 1000 रुपये देखूँ। मार्केटिंग इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हाउ मच मनी यू रेज। 8 मिलियन और 80 लाख लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, उसमें से हमारे एस्टिमेट से अभी ऑलरेडी 40% लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसे फाउंडर से जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने स्टार्टअप को बेचा है। तो आज आपको ये अपनी पूरी जर्नी बताएंगे, किस तरीके ने सब कुछ किया। तो जानते हैं इनके खुद के मुंह से। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मेहरोत्रा, मैं डाइनआउट का को-फाउंडर हूँ and I'm here to talk to you about my journey with DineOut for the last 10 years and शुरू करते हैं वहाँ से। सबसे पहले अंकित, आप ये बताओ कि आपने ये चीज़ कैसे शुरू करी, कैसे ये आइडिया आया और कैसे आपने इसको बढ़ाया, पूरी जर्नी बताइए। यार ये जर्नी जो है ना एक्चुअली बहुत पुरानी है, स्टार्ट हुई थी तो जब मैं स्कूल में था ना तब से मैं अपने को-फाउंडर साहिल के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन फिर स्कूल ख़त्म करते ही रियल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, पहले आपको कोर्स करना पड़ता है। तो मैं लंदन गया था फॉर माई अंडरग्रेड इन इंजीनियरिंग, वहाँ से ग्रेजुएट होके देन ऑब्वियसली सबको जॉब करना पड़ता है जो होता है। तो आई स्टार्ट वर्किंग, आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर बाय प्रोफेशन, सो आई वर्कड फॉर 6 years एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन लंदन एंड आई सर्वाइव द क्रेडिट क्राइसिस। तो जो अभी हमने लास्ट ईयर में क्रंच देखा है ना पूरे इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट्स में, वो मैंने देखा था 2008 में एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे ज़्यादा हिट था, फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट था। तो जब वो मैंने पूरा सर्वाइव करा उसके बाद मुझे लगा कि यार अब तो काफ़ी हो गया है, किसी और के लिए कर लिया तो अब अपने लिए कुछ करना चाहिए। सो in 2011 or 2010 actually I decided to sort of quit my job and come back to India to start DineOut and since then it's been 10 years, पूरा decade निकल गया है यही करते हुए। तो yeah, it's been a great ride and a great journey। तो बेसिकली आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? तो आइडिया बहुत ही सिंपल था एक्चुअली। द ग्रेट थिंग अबाउट आइडियाज इज जो हम आज कर रहे हैं और जो वो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम कर रहे होंगे 10 साल पहले। तो मैं लंदन में था और मेरा को-फाउंडर साहिल वो यूएस में था और हम लोग बार बार जो है ना जब बाहर खाने जाते थे तो हम लोग कोई ना कोई रेस्टोरेंट ऐप यूज़ करते थे कि टेबल रिजर्व कर लो या कौन से रेस्टोरेंट्स हैं क्या है उनको देख लो। एंड जब भी हम इंडिया आते थे छुट्टी मनाने या कुछ भी करने, वी यूज्ड टू रियलाइज दैट ऐसा इंडिया में कोई सर्विस है नहीं, एंड दिस इज 2009-10 आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ऐसा कोई सर्विस नहीं है। हम लोग वही सेम रेस्टोरेंट में जाते हैं। हम मेरे बाकी को-फाउंडर्स विवेक और निखिल वो भी दिल्ली में होते थे और हम लोग जब उनके साथ भी बाहर जाते थे तो वही सेम रेस्टोरेंट में हम लोग बाहर जाते थे। तो हमें डिस्कवरी का बड़ा प्रॉब्लम होता था, रेस्टोरेंट डिस्कवर करने का। एंड तब हमने सोचा था कि हमें कुछ करना चाहिए एंड वहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ था। 2010 is when Sahil moved back to India and I moved back to India in early 2011, and since then we've been working on this idea and DineOut was born in February 2012 and वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने खुद करी थी सब दोस्तों ने मिलके? हाँ, तो एक्चुअली हमारा क्या था, ऑल ऑफ अस me, Sahil, Vivek, Nikhil, हम चारों we all had a corporate career of 5-6 years before. In fact, Vivek 10 साल के लिए मर्चेंट नेवी में था। तो राइट आफ्टर स्कूल 2002 से 2011 तक वो सेल करता रहा। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि हम में से चारों में से 3 जनों ने कभी इंडिया में काम ही नहीं करा था। मैंने, साहिल और विवेक ने कभी इंडिया में काम ही नहीं करा था। निखिल था दिल्ली में। तो बिकॉज हमारा करियर कॉर्पोरेट करियर था, वी हैड सेव्ड सम मनी एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड अप। बट द प्रॉब्लम वाज कि आवर पेरेंट्स, उनको लगा रहा था कि ऐसा स्टूपिड सा काम ये पागल लौंडे हैं और ये लोग क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के, मैं लंदन से, साहिल यूएस से, विवेक मर्चेंट नेवी छोड़ के हम दिल्ली वापस आके ये क्या कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में कितना पैसा आप सबने मिला के लगाया था? यार अब तो सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर since from the time we left our jobs and came back to India, तब से लेके 6 months of starting DineUp, we were bootstrapped for the 6 months। तो हमारी फंडिंग जो एंजल राउंड ऑफ फंडिंग या जो आप फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग जो भी बोलो वो हमारी हुई थी 6 months आफ्टर स्टार्टिंग अप। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई थिंक वो 1 साल के अंदर हमने कुछ 60-70 लाख तो लग गया था बिटवीन अस। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने जब अपने पहला राउंड इन्वेस्ट किया, मतलब फंडिंग का लिया, तो उस टाइम पे आपके पास कितने कस्टमर्स आ चुके थे? कस्टमर्स की देखो, टू बी ऑनेस्ट, इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी कोई जानता नहीं था।
और इंडिया में उस टाइम का ये माहौल नहीं था. आप दिस इज 2000 again. I'm repeating 2010-11 because 2020 is very different from 2010, and people who started up in that sort of time frame know the fact that there was no technology. तो जब और हम भी उस टाइम 25-26 साल के थे, तो जब हम रेस्टोरेंट वालों को जाके बोलते थे कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और वेबसाइट बना रहे हैं और कस्टमर्स भेजेंगे, तो किसी को कोई मानता नहीं था. तो मुझे आज तक याद है, मतलब हमारे पहले जब हमने वेबसाइट स्टार्ट करी थी 2012, 29th February, इट वाज अ यूनिक डेट एज वेल. सो ऑन 29th February 2012 जब हमने वेबसाइट स्टार्ट करी थी, तो हमारे पास सिर्फ 75 रेस्टोरेंट्स थे दिल्ली के अंदर. एंड हमारा आइडिया था कि जैसे यूएस में और यूके में ऑनलाइन टेबल रिजर्व होता है, वैसे ही इंडिया में लोग ऑनलाइन टेबल रिजर्व करेंगे. बट 29 फरवरी को हमने स्टार्ट करा और 1 मार्च को हमें रियलाइज हो गया कि यार प्योर ऑनलाइन तो इंडिया में काम करेगा नहीं, तो हमें एक कॉल सेंटर सेटअप करना पड़ा और सब करना पड़ा. तो यू कैन से दैट फर्स्ट डे के अंदर ही हमें पिवट करना पड़ा थोड़ा अपना मॉडल फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन. बट सिंस जब से फ्रॉम द टाइम वी स्टार्ट द कॉल सेंटर, फ्रॉम दैट टाइम द बिजनेस सॉर्ट ऑफ इट डिड वेल. स्टार्ट टेकिंग ऑफ. रेस्टोरेंट्स थे, अच्छे रेस्टोरेंट्स हम ले आए थे, हमारे कस्टमर्स आने लगे, हमें फ़ोन करने लगे. सो विद इन द फर्स्ट 6 months ऑफ रेजिंग आवर सॉर्ट ऑफ फंडिंग, I think we had a few 300-400 restaurants. We were by that time seating 5-6 a few thousand customers. I think 10-12,000 customers a month or something like that. But yeah, that was people all of a sudden felt a need कि यार फ़ोन उठा के हम एक सर्विस यूज़ कर सकते हैं जो हमारे को रेस्टोरेंट सजेस्ट भी कर सकता है और बुक भी कर सकता है. और हमारा प्लस पॉइंट हमेशा से डे वन पे ये था कि हम हर रेस्टोरेंट जो हमारे थ्रू बुक होता है उस पर डिस्काउंट देते थे. तो वो मनी सेविंग एंगल इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड दैट इज समथिंग दैट इज स्टिल टू द कोर ऑफ डाइन आउट. तो ऑन बोर्डिंग के अंदर भी आपको कुछ दिक्कतें आ रही थी स्टार्टिंग में, और अगर आ रही थी तो क्या रेशियो रहता था, कितने लोगों को अप्रोच करने के बाद, क्योंकि एकदम नया था उस टाइम. करेक्ट. आज तो जोमेटो सब आ गए. हाँ. तो कोई भी जाएगा वो कहेगा हाँ कर दो लिस्ट, पर उस जमाने में एकदम नया था. तो कैसा रेशियो रहता था? बहुत ही दिक्कत होती है. एज ए सेड स्टार्टिंग में हम लोग 4 लोग थे, एंड हमारा ऐसा होता था कि हम लोग सुबह रेस्टोरेंट ऑनबोर्ड करने निकलते थे और शाम में आके कॉल सेंटर पे बैठते थे और फ़ोन उठाते थे, लोग को जगह सजेस्ट करते थे. आई थिंक प्रॉब्ली हर 10 रेस्टोरेंट जिससे हम मिलते थे उसके मिलने का 1 या 2 उनमें से आते थे. एंड दिस कंटिन्यूड लाइक दिस फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज अगेन एज ए सेड न्यू सर्विस था, किसी को ज़रूरत नहीं फील लगी. उस टाइम जस्ट डायल के ऊपर लोग बहुत डिपेंड करते थे. तो मल्टीपल रीजंस थे कि लोग को लगा नहीं कि ये पिकअप होएगा या ज़रूरत है उनको. बट या टुडे इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. तो इनिशियल एम्प्लॉयज़ आप चारों ही थे बेसिकली? हाँ, हम लोग चारों थे. हमने उसके बाद 2 और एम्प्लॉयज़ हायर करे थे जो हमारे ऑपरेशन में हेल्प करते थे. एंड हमारा टेक उस टाइम पूरा आउटसोर्स था. तो in spite of being engineers by profession and education, we sort of decided we had outsourced our technology to build the platform. तो जो इनिशियल आपने एम्प्लॉयज हायर किए उसमें आपको क्या चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में? यार देखो, उस टाइम तो जो सबसे बड़ा शिफ्ट होता है ना, एक हमारे माइंड में जो था कि हाउ डू यू गो फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉयर. बहुत डिफरेंस होता है. लाइक हम सब एम्प्लॉई रह चुके थे किसी न किसी बड़े फर्म के लिए. तो जैसे आपको ट्रीट किया जाता है वैसे एक छोटे स्टार्टअप में ट्रीट करने का बहुत ही डिफिकल्ट होता है. पीपल हमने फ्रेशर्स हायर करे थे, उनकी एस्पिरेशंस, उन्होंने कभी काम नहीं करा था, उनको समझाना काम करने का तरीका एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस तो आते ही हैं. एंड आई थिंक गेटिंग द राइट पीपल तो चलो सेकेंडरी बात है. गेटिंग पीपल ऑल्सो वॉज अ चैलेंज, बिकॉज एक स्टार्टअप में जो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कोई ज्वाइन क्यों करेगा? स्टार्टअप्स ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में एटलीस्ट 2015-16 के बाद सॉर्ट ऑफ कूल हो गए थे. बट इन 2012 किसी को स्टार्टअप्स कुछ आइडिया नहीं था. लोग जब हमें सोचते थे कि यार ये क्या, मतलब कौन है ये लोग, 4 लोग, मैं इनको क्यों ज्वाइन करूँ? तो हायरिंग वाज अ बिग चैलेंज. इनिशियल हायरिंग कैसे करते थे बेसिकली? यार बहुत ही सिंपल था. हम लोग उस टाइम ये लिंक्डइन तो इतना चला नहीं था, तो थोड़ा फेसबुक पे डालते थे या सर्कल के थ्रू करते थे. जॉब बोर्ड्स हम लोग बहुत यूज़ करते थे पोजीशंस डालने के लिए. तो ऐसी नेटवर्क के थ्रू हम वन गुड थिंग, बिकॉज वी हैड हम रेस्टोरेंट्स के साथ काम कर रहे थे, तो उनके मैनेजर्स के थ्रू भी, तो वर्ड ऑफ माउथ ही हायरिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा हुई है. तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आपको पहला क्लाइंट मिलता है, तो वो टाइम कब आया था आपके साथ में? जब पहला क्लाइंट मिला तो क्या हुआ था? ऐसे
वही मैं बता रहा हूँ। तो जब हम लोग ने रेस्टोरेंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था अराउंड सितंबर अक्टूबर 2011, एंड 2-3 महीने हम रेस्टोरेंट से मिलते रहे बट कोई माना ही नहीं आने को। आई स्टिल रिमेंबर हमारा फर्स्ट जो क्लाइंट आया था, एक रूबीज ट्यूसडे करके उस टाइम में चेन होता था, वो हमारे साथ, एंड उनके उस टाइम दिल्ली में 6-7 आउटलेट थे, तो नेहरू प्लेस में उनका ऑफिस था, एंड हम लोग सब गए थे मिलने, एंड दैट वाज द फर्स्ट क्लाइंट हु एग्री टू सॉर्ट ऑफ से चलो ठीक है वी विल ट्राई यू आउट, विल करते हैं हम। सो दैट फर्स्ट ऑब्वियसली दैट फीलिंग ऑफ गेटिंग दैट फर्स्ट क्लाइंट ऑन बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। हमारे उस टाइम थोड़ा आसान था कि हम क्लाइंट्स को अपफ्रंट नहीं चार्ज करते। हमारा मॉडल था कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और हम आपको जब कस्टमर्स भेजेंगे उसके लिए हम आपको चार्ज करेंगे। तो हमारा मॉडल उस टाइम था कि हम पर कस्टमर 50 रुपए या कुछ आई थिंक 50 रुपीज और समथिंग चार्ज कर, लीड के साथ, लीड एग्जैक्टली लीड जनरेशन का मॉडल था, वो हम काम करते हैं। तो थोड़ा सा आसान था क्लाइंट्स को लाना। तो एक आया, फिर उसको देखते देखते और आए। तो एज ए सेट जब हमने वेबसाइट को लाइव करा तब हमारे पास 75 क्लाइंट्स रेस्टोरेंट्स थे दिल्ली के, एंड obviously from there it has grown tremendously, and right now we are working with more than 50,000 restaurants across the country. So but that start I remember very clearly was with that initial set of 75 restaurants. और पहली सेल कब आई थी? पहली सेल तो एज ए सेड हमारी अब आप ये सोचो, इंडिया में 2012 की याद कर रहा हूँ, उस टाइम कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग नाम की कोई ऐसा चीज़ नहीं होती थी। हाउ वुड यू मार्केट, राइट? तो थोड़े बहुत हम SCM मतलब एड्स वैड चला दिए, थोड़ा सा फेसबुक पे मार्केटिंग कर दिया, बट फ्रेंड्स एंड फैमिली का हमारा नेटवर्क था। तो हमने लाइव करा था अपना वेबसाइट 29 फरवरी 2012 में, एंड आई थिंक दैट 1 मार्च को जब वो फर्स्ट टाइम फ़ोन बजा ना, तब एंड जब एक कस्टमर से हमने बात करी और ही वांटेड टू नो कि क्या सर्विस है और क्या करते हैं और क्या कैसे कर रहे हो, तो दैट फीलिंग was very different. एंड जब उसका फर्स्ट मील हुआ, सो सिर्फ बुक करनी नहीं, उसको जब वो जाके खाया और उसको हमने उसे फॉलो अप करा और ही टोल्ड अस कि हाँ डिस्काउंट मिल गया, सब हो गया, सीमलेस एक्सपीरियंस था, दैट वाज ग्रेट। सो दैट फीलिंग was superb, and from there on grow. In fact I think जो initial set of customers जो हमारे आते थे in the entire month of March, and I think for the first few months we ourselves used to speak to those customers over the phone. They used to call our call center, हम लोग बात करते थे, हम उनको advise करते थे, and that experience I think was superb for not just us to understand our sort of customers, but also जो हमने first 2-3 employees लिए थे उनके लिए भी बहुत ज़रूरी था ये देखना कि यार ये लोग फाउंडर्स होके ये भी सब अपने आप खुद कर रहे हैं ऑल। सो दैट पर्सपेक्टिव इज़ वेरी गुड, एंड आज भी हमारे बहुत सारे पुराने कस्टमर्स हैं जो हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं कि बेटा हमारा बुकिंग करा दो, और फ्रेंड्स बन गए हैं अब, एंड दैट्स हाउ इट इज़। एंड इनफैक्ट हमारी जो फर्स्ट राउंड जो एंजल फंडिंग हुई थी वो भी हमारे कस्टमर से ही हुई थी, बिकॉज एक जो हमारा कस्टमर था वो हमें 2-3 बार सर्विस यूज़ करा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको उसमें वैल्यू दिखी, क्योंकि एवरी टाइम एज आई सेड डिस्काउंट्स वाज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इंटायर जर्नी ऑफ यूजिंग डाइन आउट। तो एक कस्टमर को 15-20% डिस्काउंट मिलता था हमारे थ्रू, एंड फ्री का डिस्काउंट था। सो आपको बस हमारे थ्रू फ़ोन करना था या बुकिंग करानी थी और आपको रेस्टोरेंट में डिस्काउंट मिलता था। तो लोगों को लगा कि यार ये तो फ्री में तो कुछ मिलता नहीं, तो या तो ये कुछ स्कैम होएगा या कुछ होएगा स्टार्टिंग में, बट जब लोग यूज़ करने लगे एंड व्हेन पीपल गॉट इन द हैबिट ऑफ डूइंग इट दे रियलाइज दैट इट्स जेन्युइन। तो 1 बार 2 बार 3 बार, अब हर बार वो जा रहे हैं, उनको डिस्काउंट मिल रहा है, तो एंड दे आर सेविंग मनी। एंड डाइनिंग आउट में ही इंडिया में अगर आप देखो नॉर्मल टिकट साइज 2-3 हज़ार का तो एटलीस्ट होता है, उस पर अगर आप 15-20% बचा रहे हो तो यू आर एबल टू सेव 500-600 रुपीज़ एवरी टाइम यूर डाइनिंग आउट, विच इज़ सब्सटैंशियल। तो उस हिसाब से हमारा जो एक कस्टमर था वो 3-4 बार हमारे सर्विस को बुक करा, ही अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। एक दिन ऐसे ही उसने हमें कॉल करा, वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर, एंड फ्रॉम देयर ऑन इट द इंटायर थिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिम गिविंग अस अ राउंड ऑफ एंजल फंडिंग, एंड दैट एक्चुअली that process that happened in sort of August of 2012, and I think that was the turning point in the business where हमें भी obviously और confidence आया, हमारे पैसे भी आए बिजनेस को रन करने के लिए, फैमिलीज को भी लगा कि हाँ चलो ठीक है आप ये कुछ कर रहे हैं जो कोई और वैल्यू रिकग्नाइज कर रहा है। रेस्टोरेंट्स को भी लगा कि चलो मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है, और रेस्टोरेंट्स आने लगे, वी वर एबल टू हायर एम्प्लॉइज एज वेल। सो दैट फर्स्ट बिलीफ वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव कॉन्फिडेंस टू अस एंड टू एवरीवन इन द अराउंड अस। तो इनिशियल मार्केटिंग खुद ही कर रहे थे? खुद ही कर रहे थे, अपने आप कर रहे थे। हम लोग
तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग खुद ऑन ग्राउंड मार्केटिंग बहुत करते हैं। अब ऑन ग्राउंड मार्केटिंग अब आज के टाइम में लगता है बहुत डिफिकल्ट, क्या मतलब है, बट हम लोग तो एक सिंपल चीज़ करते थे यार। जैसे एक मार्केट में जाते थे, चारों अलग अलग कॉर्नर में, और पैम्फलेट्स बांटते थे, न्यूज़पेपर्स में पैम्फलेट्स डलवाते थे। सो वो सब चीज़ें हमने सब अपने आप करी हैं टू गेट आवर इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स। अब जैसे आप खान मार्केट हो गया या GK1 हो गया, वहाँ पे एक पता है रेस्टोरेंट हब है, तो आप उसके बाहर हम लोग जाके लोग को बोलते थे यार चलो आप अगर रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप ये हमारा सर्विस यूज़ करो। तो वहाँ ये सब चीज़ें करा है। उस टाइम ब्लैकबेरी का ज़माना था, तो हमने ब्लैकबेरी बहुत यूज़ करा, BBM मैसेंजर फ्रेंड्स को ये सब करा। तो ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें हमने करी थी। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ रही थी आपको स्टार्टिंग के अंदर? यार देखो उस टाइम ये जो कैक है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आजकल का काफ़ी फैंसी टर्म हो गया यार। उस टाइम तो जब आप धंधा स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको ये सब पता नहीं है कि आपका कैक क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग में तो पहले कैलकुलेट नहीं करते थे, बट जब थोड़ा बहुत अक्ल आया तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा होता था कि हम इसको कैसे लोएस्ट पे रखें। ना ऑब्वियसली मतलब जैसे आप 50 रुपए ले रहे थे, हाँ, तो कितने रुपए खर्च कर रहे थे आप? तो वो हमारा स्टार्टिंग में कुछ डिफाइंड नहीं था। हम लोग भी जैसे कस्टमर जैसे प्रिंटिंग की कॉस्ट हो गई वो लेते थे। कभी अपना देखो, अपना कॉस्ट तो हमने कभी लिया ही नहीं। आज हम लोग देखते हैं कि यार कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय भी लेना है, ये सब लेना है। एंड उस टाइम हमारा डायरेक्ट ऐसा कोई कॉस्ट नहीं था, तो बहुत वेरी करता था डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। बट जैसे हमारा इस टाइम हम जस्ट डायल के थ्रू लीड जनरेट करते थे, तो एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जस्ट डायल से अगर एक लीड के मैं 20 रुपये दे रहा हूँ, तो 10 लीड के मैंने 200 रुपये दिए, उसमें से मेरी एक लीड कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्जन भी उस टाइम मतलब डायरेक्ट था तो जस्ट डायल मेथड तो 10% होती थी, बट वैसे 1-2% होती है। तो उस टाइम हम लोग निकालते थे कि यार देखो मोटा मोटा हमारा जो अगर मैं एक जने की टेबल बुक कर रहा हूँ, तो टिपिकली इंडिया में 4 जनों का एवरेज आता है, क्योंकि अकेले तो कोई जाता नहीं, तो यू गो विद फ्रेंड्स और फैमिली। तो मुझे पता है कि यार एक टेबल मुझे भेजने में मुझे 200 रुपये मिलेंगे, तो हम लोग कोशिश करते थे कि हमारे 200 रुपये के अंदर कॉस्ट आ जाए, या 200 नहीं तो एटलीस्ट 250 300-400 के रुपए में की कॉस्ट रहे हमारे पास। बिकॉज हमें पता है कि कस्टमर एक बार नहीं, अगर एक बार आ गया और उसकी सर्विस अच्छी मिल गई तो 2-3 बार जाएगा। तो आर ऑब्जेक्टिव यूज्ड टू बी यार कि मैं अगर 400 रुपये भी कैक है मेरी, तो उसको मैं 2 या 3 बार में कस्टमर से निकाल लूं। कस्टमर लाइफ टाइम देख रहे थे आप? हाँ, उस टाइम तो यार देखो लाइफ टाइम तो वही स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि LTV क्या होएगा, कैसे होएगा, लाइफ टाइम वैल्यू क्या होएगी। बट हाँ, हमें ये होता था कि एटलीस्ट 2-3 बार में कॉस्ट निकल जाए। तो आपकी ये फूड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक बार आइडिया दे दोगे तो बेटर रहेगा कि ये जो इंडस्ट्री चल रही है अभी, जो मुझे पर्सनली लगता है कि जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, डिस्काउंट पे खेल रहे हैं। ये बस लॉस पे ऑपरेट करते हैं ताकि कस्टमर एक्वायर कर सके, और इसी तरीके से सारी इंडस्ट्री चल रही है। करेक्ट। तो आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हो? सी, आई थिंक एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंड दिस इज लाइक फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू स्टार्ट अप टू रियलाइज that the industry that you are getting into, how big is it, what is the potential, how big can it get. So हमने on purpose food industry choose करा, and food में भी dining out was our focus, because हमने जब पूरा नॉट जस्ट इंडिया बट इंडिया के बाहर का भी एनालिसिस करा, और अगर आप अपना भी कभी एक्सपीरियंस देखो, जब आप घर से बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो ना, दैट इज व्हेन यू आर द फ्रीएस्ट। मतलब आप कभी फिर ज्यादा नहीं, अगर आप एक बार रेस्टोरेंट में घुस गए तो फिर आप ये नहीं सोचते यार कि मैं 500 रुपये देखूँ या 1000 रुपये देखूँ। मतलब यू वांट हैव अ गुड टाइम, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, एंड दैट एक्सपीरियंस समटाइम्स कैन नॉट बी पुट अ प्राइस टैग ऑन, लाइक बाकी चीज। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि यार देखो इंडिया की पॉपुलेशन है, बढ़ने वाली है, डेमोग्राफिक इंप्रूव हो रहा है, यूथ यंग पॉपुलेशन है, वो पैसा कमा रही है, एंड जॉब्स आर हैपनिंग, सो इट्स गोइंग टू ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग टू हैपन, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इंडिया विल हैव अ लॉट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड experiences, and people will want to experience things, and dining out gives you that least form of resistance of having an experience, because ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए बहुत सोचना है, प्लान करना है। डाइनिंग आउट तो होता है यार, आप 4 लोग आप बाहर गए, चलो आज खाना खा के आते हैं, अच्छा डिफरेंट। तो ये हमें, एंड दिस इज बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम माई टाइम इन लंदन, साहिल्स टाइम इन द US, कि वहाँ पे भी ये हमारा होता था यार कि आज चलो क्या करें, बाहर खाना खा के आते हैं। सो वी रियलाइज दैट दिस फिनोमिना इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोड इन इंडिया, given the population that is India has, and given that the demographic in terms of income etc is going to rise. So that is why we chose this industry. And from a restaurant's perspective also, आजकल का buzzword थोड़ा डिलीवरी पे हो गया है, बट अगर आप कोई भी रेस्टोरेंटर से पूछो, सो डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं फुल मंथ देखूं तो एक महीने में फ्रॉम अ नॉर्मल कस्टमर्स परस्पेक्टिव देयर आर 90 मील्स, 3 लंच, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। उस 90 मील्स में से हमें ये पता है कि एक कस्टमर
प्रॉब्ली 80-85 घर पे ही खाएगा, बाकी वो 5 के लिए बाहर जाएगा। बट जब वो 5 के लिए बाहर जाता है ना, ही एंड्स अप स्पेंडिंग इक्विवेलेंट ऑफ दोज 85 अदर मील्स, बिकॉज ईच, हमारा जो आज का एवरेज है, अगर आप लेट्स से ऑनलाइन डिलीवरी देखो, ऑनलाइन डिलीवरी में एक टिकट साइज आज के ज़माने में अराउंड 400-500 रुपये है। हमारा डाइनिंग आउट का टिकट साइज अराउंड 2500 रुपये। सो ऑलरेडी अ कस्टमर इज स्पेंडिंग 5x ऑन गोइंग आउट एज कंपेयर टू when he is eating in. The second also important thing is when you ask a restaurateur, like हम obviously अब तो हमारे बहुत रेस्टोरेंट फ्रेंड्स हो गए हैं, बट स्टार्टिंग में भी जब हम बात करते थे तो एक रेस्टोरेंट का जो मेन बिजनेस है 80-85% बिजनेस उसका रेस्टोरेंट में जब लोग खाने आते हैं ना उससे आता है एज कंपेयर टू डिलीवरी, बिकॉज डिलीवरी में मार्जिन आर थिन, ऑर्डर साइज इज लेस, वेयर एज व्हेन यू कम टू विजिट अ रेस्टोरेंट इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि यार चल मैंने दो बियर ले लिए है और अब आई एम हैविंग अ गुड टाइम, बट मैं 300 रुपये की बियर है इसलिए मैं तीसरी नहीं लूंगा। If you're having a good time, you're having a good time, and that time you don't think about that additional, 300-400 rupees. So the same customer जो डिलीवरी में 300-400 रुपए का मील खा रहा है और वो 50 रुपए का कूपन कोड के लिए सोच रहा है, वो डाइनिंग आउट में ऐसा नहीं सोचता है। एंड दैट इज द एक्सपीरियंस दैट वी वांटेड टू सॉर्ट ऑफ केटर टू। एंड इनफैक्ट अब 10 साल हो गए हमें ये करते, 8-9 साल हो गए ये करते हुए। ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें बहुत लोगों ने बोला कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, आप डिलीवरी में क्यों नहीं जाते, आप डिलीवरी क्यों नहीं करते। बट आज तक अगर आप देखो डिलीवरी इन इज अ वाइल द फ्रीक्वेंसी इज हायर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू मेक मनी इन दिस एंटायर डिलीवरी गेम। देयर आर अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फूड का कॉस्ट, टिकट साइज छोटा है, तो उसमें पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है हमारे हिसाब से, सबके हिसाब से। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट डू डिलीवरी एंड वी फोकस्ड ऑन डाइनिंग आउट। रिसेंटली फूड पांडा भी बंद हो गया, बहुत सो द एडवांटेज दैट वीव हैड राइट नाउ इन 2021 is that we've got 9 years of experience, and in 9 सालों में ना यार हमने बहुत स्टार्टअप्स इन दिस फूड स्पेस आते हुए देखे हैं और जाते हुए देखे हैं। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, इन दिस फूड टेक इकोसिस्टम जो आज 3 प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली Zomato is there, who was there before us. They started off in 2011. We started off in 2012, and now Swiggy is in 2014. और कोई है नहीं बचा हुआ। सो हमने बहुत आते हुए देखा, बहुत जाते हुए देखा, यूनिट इकोनॉमिक्स फ्लॉड थी। एंड आई थिंक वाई वी वर एबल टू सर्वाइव इज प्रॉब्ली बिकॉज वी फोकस्ड ऑन व्हाट आर niche was, which was dining out, because we knew dining out as a trend is going to grow, and we were able to pivot very quickly on from just being a B2C player to a B2B technology platform for restaurants. And that actually was very important for our overall growth of the business and sustenance of the business. तो बेसिकली आपने बताया आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि आप पहले से आ रखे हो, पर यहाँ पे एक कंपटीशन आपका खड़ा हो रहा है, जोमेटो, वो सेम आपके निश के अंदर उतर रहा है, साथ में आपको एक्वायर भी कर लिया है, तो आपके पीछे मैं कहूँगा मनी पावर भी है। तो हम इतना डाइन आउट के बारे में क्यों नहीं सुनते जितना हम जोमेटो के बारे में सुनते हैं या फिर किसी और के बारे में सुनते हैं? इतना मार्केटिंग एक्सपेंस क्यों नहीं करते आप? यू आर राइट इन सेइंग ऑब्वियसली Zomato इज देयर, बट ऐसा नहीं है कि वो आज से कंपटीशन है। जब से हमने स्टार्ट किया Zomato इज बीन देयर, बट इन द लास्ट 4-5 ईयर्स उनका फोकस काफ़ी फूड डिलीवरी पे हो गया था, एंड हमारा फोकस हमेशा से डाइनिंग आउट पे रहा। And to also give credit where it is due, Zomato has raised a lot of money, they've built a great product, they've raised a lot of money, and marketing is always a byproduct of how much money you've raised, and so that's why maybe उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा visibility है. Having said that, I think in the dining out space today we are still the largest. Like when we look at just dining out, we send more people to our partner restaurants than Zomato, and we've always been the largest from that perspective. And yeah, that's the thing, right? See, हमारा because dining out पे focus है, restaurants भी हम कम के साथ काम कर सकते हैं. Like Zomato पे आप देखोगे तो they will probably have around 200,000 restaurants listed. हमारे पे सिर्फ 50,000 होंगे because these are the dining out focused restaurant. तो because हमारा थोड़ा focus हमेशा dining out पे रहा है, maybe you can say that is the case. And because delivery has a much wider use case across a lot more cities, that is why probably that marketing and they've had to spend a lot of money to do marketing, and because of that their recognition is probably a lot more. But having said that, we also do a lot of things. So for example, हमारा सबसे जो best property है वो है GRF और the Great Indian Restaurant Festival, जो हर साल फरवरी या मार्च में होता है. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वाज वेरी सिंपल. हमने 2017 में स्टार्ट करा था,
बिकॉज हमने क्या रियलाइज़ करा कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो लोग ऑन शॉपिंग फेस्टिवल्स करते हैं, बिग बिलियन डे करते हैं, ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल करते हैं, सो दे आर डूइंग एन ऑनलाइन फेस्टिवल फॉर शॉपिंग। वैसा हमने सोचा कि यार इंडिया में डाइनिंग आउट या रेस्टोरेंट्स को कोई सेलिब्रेट नहीं करता। If you think about it, the Indian restaurant industry is probably the second largest employer of people in India, with more than sort of 8 million people working in the restaurant. It's in every city present of India. You know, it's a habit. Dining out is a habit, but कोई dining out को celebrate नहीं करता है। तो हमने ये फेस्टिवल लॉन्च किया, ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल 2017 में, एंड ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि एज कंज्यूमर्स आप बाहर जाओ, नए नए रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करो, एंड हम सिंपल मॉडल था कस्टमर्स के लिए दैट फॉर द इंटायर मंथ ऑफ द ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल आपको 50% ऑफ मिलेगा जब भी बाहर जाओगे खाने एट आवर पार्टनर रेस्टोरेंट। सो दैट फेस्टिवल हैज ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज बिकम प्रॉब्ली द वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल shopping festivals in India from that perspective, where every year we seat more than 5-6 million people just during that period, and we work with some of the best brands like HDFC Bank is the main sponsor. So ऐसा नहीं है कि हमारा recognition ये है, but yeah obviously Zomato का ज़्यादा है। तो आपका बेसिकली अभी भी बिजनेस मॉडल वही है पर लीड वाला, या फिर ऑनबोर्डिंग के आप कुछ पैसे लेते हो? नहीं, तो obviously one of the most important things for any business is that over a period of time the business model pivots because you learn from something. आपको नथिंग इज परफेक्ट, राइट? इट इज एवोल्यूशन होता है, तो आपका मॉडल भी इवॉल्व करता है और चेंज करता है। तो हमारा मॉडल भी जो था वो 50 रुपये पर लीड से काफ़ी इवॉल्व हो गया है, एंड अब हम पर लीड का चार्ज नहीं करते हैं। हम एज ए सेड नाउ वी हैव B2B प्रोडक्ट्स, वी हैव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो हम उसका चार्ज करते हैं। हमारा जो सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट है डाइनआउट पे, वेर यू कैन पे योर रेस्टोरेंट बिल थ्रू द डाइनआउट ऐप, उसके लिए हम थोड़ा कमीशन चार्ज करते हैं। तो अब लीड जेन विल ऑलवेज एग्जिस्ट बट इन जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म। बेसिकली आप लीड का कुछ नहीं लेते? नहीं। ऑनबोर्डिंग का लेते हो? ऑनबोर्डिंग का भी नहीं लेते। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पे करेगा तभी आप तब लेंगे, या कोई हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रेस्टोरेंट यूज कर रहे हैं तब लेंगे, या बेसिकली अगर हम मार्केटिंग पैकेज ले रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं ऑब्वियसली नाउ। मतलब बेसिकली अगर डाइनआउट पे आपको एड्स टाइप दिखाना है, डाइनआउट पे एड्स दिखाना है आप, या रेस्टोरेंट्स को और भी चीजें करते हैं हम। एज ए सेड इट्स नाउ अब 9 साल हो गए करते हुए, तो फुल फ्लेज मॉडल हमारा 360 डिग्री मॉडल हो गया रेस्टोरेंट के लिए कि यार हम आपको सॉफ्टवेयर से लेके, हम आपको कस्टमर से लेके, हम आपको विजिबिलिटी सब चीज़ देंगे। तो उन सब चीज़ें की देयर इज अ प्राइस फॉर ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट टू कम ऑन द डाइनआउट प्लेटफॉर्म देयर इज नो चार्ज। तो बेसिकली आपने ये जो B2B मॉडल के बारे में बात करी, तो इसके लिए आपने बहुत सारी एक्विजिशंस करी। करेक्ट। और आपने एक सिस्टमैटिक एक्विजिशन करी जो कि सब जुड़ के एक स्टोरी बन जाती। तो वो कैसे आपने प्लान किया पहले, और उसके बाद अब क्या कर रहे हो आप उस B2B के अंदर पूरा कंप्लीट एक बार? सो यार दैट्स अगेन द एवोल्यूशन ऑफ डाइनआउट इज मतलब काफ़ी बदला है जो हमारा स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव था। अगर मैं बताऊं आपको, तो जब हम लोग 2009-10 में मॉडल्स पढ़ रहे थे, कंपेयर कर रहे थे यूएस में क्या है, तो यूएस में ऑब्वियसली एक था ओपन टेबल, यूके में था टॉप टेबल। तो ओपन टेबल इज टुडे द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट टेक प्लेटफॉर्म कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड उनका जो मॉडल था दैट वो रेस्टोरेंट्स को कस्टमर्स भी बेचते थे, प्लस एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर था उनका रेस्टोरेंट्स पे, जिसके कारण आपकी मोड बन जाए, एक डिफेंसिव मोड बन जाता है, वेयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू कम एंड रिप्लेस यू। तो हमें भी रेस्टोरेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, बिकॉज हमने सोचा था कि यार अगर एक बार सॉफ्टवेयर लग जाता है और रेस्टोरेंट्स आपको यूज़ करने लग जाते हैं तो फिर वो और कहीं जाएंगे नहीं। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस इज ट्रू, बट इन 2012-13 ना यार इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बिकॉज लोग को पता ही नहीं था कि यार सॉफ्टवेयर की इतनी वैल्यू होती है। उनको था यार मेरा तो रेस्टोरेंट चल रहा है, आपको कुछ करना है तो आप मुझे धंधा और भेजो, मैं उसी के पैसे दूंगा। सो हमारा जो जर्नी में 2012 से 2015 जो पीरियड था वो हमारा डाइनआउट को स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बनाने में चला गया, सो दैट रेस्टोरेंट्स रिकग्नाइज अस, कस्टमर्स रिकग्नाइज अस, वी आर एबल टू सॉल्व दैट फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कि रेस्टोरेंट्स सेंड अस बिजनेस। बिकॉज एक बार जब एक रेस्टोरेंट को आप बिजनेस भेजते हो और उसके बाद रिलेशनशिप हो जाते हैं, तब उसको कॉन्फिडेंस आता है कि आपके साथ वो और चीज़ें करे। तो हमारा वो पीरियड उसमें निकला, और फिर हमने 2015 में सोचा यार अब हमारा टाइम है, वी नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द B2B पार्ट ऑफ द बिजनेस। एंड अब हमें ये हो गया था यार हमें 3 साल हो गए B2C करते हुए, तो ऑल ऑफ अ सडन हम अपनी DNA तो चेंज नहीं कर सकते। तो उसको टू फिट आवर B2C और B2B स्ट्रैटेजी इनटू आवर करंट बिजनेस एंड टू मेक इट इनटू वन कोहेसिव यूनिट, हमें वी थॉट द एक्विजिशन इज द बेस्ट वे टू गो अराउंड इट।
And that's why in 2015 we acquired a company called Inresto based out of Bangalore. They were a CRM platform for restaurants. वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई. दैट वर्क रियली वेल. 2 साल हमने फिर वो उसको बिल्ड किया. फिर हमें रियलाइज किया, सो एज वी वेंट मोर डीपर इनटू द टेक पार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हमें लगा कि यार सीआरएम तो सिर्फ एक फ्रंट एंड का पार्ट है, एक और भी चीज़ें होती हैं, बैक एंड होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पॉस होता है, विच इज़ द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, विच इज़ द हार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट. तो हमें लगा कि यार ये अगेन हम अपने आप बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि द क्वेश्चन इज ऑलवेज बिल्ड वर्सेस बाय. हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक your customers to adopt versus buying something which is already out there in the market with existing customers, etc. So in 2018 we decided to acquire another company called Torcus, which was a B2B POS company, restaurant POS company, and they were deployed at some of the best restaurants in the country. उनके सारे इंडिया के टॉप क्लाउड किचन उनको यूज़ करते थे, तो उनका सॉफ्टवेयर हमें पता था अच्छा है. तो जब हमने 2018 में वो एक्विजिशन किया और फिर 2019 में हमने एक और एक्विजिशन किया बेंच डिजिटल करके, जो थोड़ा B2B में था बट डिजिटल मेन्यूज एक्सेट्रा में काम कर रहा था. सो दैट हैज़ हेल्प्ड अस एक्चुअली गेट टू वेयर वी आर टुडे, वेयर वी आर प्रॉब्ली द लार्जेस्ट B2B रेस्टोरेंट टेक कंपनी in India. But more importantly, now our products are also being used by restaurants outside India. So restaurants in 20 countries are right now using our Inresto, Inresto platform to manage their day-to-day operations. तो बेसिकली एक तो CRM बना दिया आपने, जिसमें सारा CRM का ऑपरेशन चल रहा है. उसके बाद आपने उनको एक POS सिस्टम दे दिया जहाँ पे कस्टमर को बेच पा रहे हैं. साथ में आपने एक मेन्यू सिस्टम भी दे दिया ताकि कस्टमर जहाँ से ऑर्डर भी कर पाए. इकोसिस्टम टाइप बना दिया. करेक्ट. ठीक है. तो अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो इसके अंदर ये चल रहा था, वायरस फैला हुआ है, हाथ नहीं लगाना, तो इस टाइम पे तो इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड आई होगी. हाँ. तो कितना % आप ग्रो करें इसमें? ऑब्वियसली जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था ना, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कंप्लीट स्टैंडस्टिल पे आ गई थी. एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ है व्हेन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज कंप्लीटली स्टॉप. नॉट इवन World War I, World War II, कभी भी restaurants were still operational. So this was completely different or difficult times for the industry, sort of overall. However, the one good thing that has come out of this is that all of a sudden the restaurant industry realized the need for technology to manage the day-to-day operations. So in fact, there's a running sort of joke that COVID has been actually the CTO for the restaurant industry, because everyone's sort of realizing that technology will play a very important role to manage their day-to-day operations, to manage their cost going forward, etc. तो इसमें ना हमारा जो हमने लास्ट 4-5 साल में एक्विजिशंस करा और बिल्ड करा ना, इन द लास्ट फ्रॉम April 2020 till let's say October 2020, we were able to double our B2B base from a restaurant perspective, because all, as I said, सबसे ज़्यादा डेप्थ था हमारे पास एंड हमारे प्रोडक्ट्स बिल्ड थे. सो द बज़वर्ड फ्रॉम अ टेक परस्पेक्टिव बिकेम कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, कि आप एक मेन्यू आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो. तो पहले डिजिटल मेन्यूज जो होते थे टैबलेट्स देते थे, बट अब द इंटायर टेक्नोलॉजी इज चेंज एंड यू स्कैन अ QR कोड विच इज एट द रेस्टोरेंट एंड यू कैन ओपन योर मेन्यू ऑन योर फोन एंड फ्रॉम देयर you can place an order, etc. So that contactless dining became the buzzword, and in fact we did really well, and we were able to, more than I think 10,000 odd restaurants signed up for contactless dining on our platforms in the last sort of from April 2020 till now, and it's probably been one of our most successful products, and we are seeing great adoption outside India as well for contactless dining. तो कितना रेशियो है बेसिकली B2B V2C में आपका? यार, सो इफ आई थिंक अबाउट फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, हमारे टोटल प्लेटफॉर्म पे अराउंड 50,000 रेस्टोरेंट्स है, 50,000 रेस्टोरेंट्स, आउट ऑफ विच B2C clients would probably be around 25,000, around 15,000-16,000 would be the B2B clients. Revenue split थोड़ा obviously B2C because वहाँ पे it's a lead gen, it's uncapped. तो B2C में हमेशा the ideal business model is that B2C gives you a unlimited upside potential, and B2B gives you a sort of a predictable business model which continues to grow at a steady pace. तो हमारा B2B is around 30%, 30-35%, and B2C is around 65-70% of our overall model. But B2C obviously grows a lot faster. But B2B का एडवांटेज ये है कि मुझे पता है एक रेस्टोरेंट से मिनिमम तो इतना आना है. तो आपके प्लान्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं B2B वाले? अगर किसी को आपसे कोई सर्विस लेनी है, तो अगर कोई रेस्टोरेंट वाला देख रहा है हमको, तो यार डिपेंड करता है. एज ए सेड, हमारा ना अब Inresto में
there are 10 different modules. So the basic module is the POS, which is the point of sales. आप पूरा अपना बिलिंग हमारे पे कर सकते हो. फिर हमारा CRM सिस्टम है, फिर हमारा टेबल मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड ये पूरा इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है. द एडवांटेज ऑफ आवर सिस्टम टुडे इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया इज दैट टिपिकली रेस्टोरेंट्स हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम मल्टीपल प्रोवाइडर्स. देयर आर टू, सो कोई फ्रंट एंड करता है, कोई CRM करता है, कोई POS करता है, कोई सप्लाई चेन करता है, एंड मल्टीपल लोगों से लेने का डिसएडवांटेज ये है कि सिस्टम्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड. तो रेस्टोरेंट्स को कभी यही पता नहीं होता, एंड दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट रेस्टोरेंट्स फेस नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली. कि लेट्स से अगर मैं और आप खाने जा रहे हैं, हम 4 जने खाने जाते हैं रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट हमें सर्व कर रहा है, बट हमें उसको यही नहीं पता कि कस्टमर कौन है, बिकॉज कहीं पे भी कस्टमर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है वो. एंड आप ये सोचो, फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन 2020, not knowing who their customer is a big challenge, and especially post pandemic, because marketing अब आप पूरा सबको द्वार से स्टार्ट करनी है to get people back in. और उसके लिए अगर आप सेम कस्टमर, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आप दोबारा से क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हो, इट डजंट मेक सेंस. So recognizing customers is a big challenge for the restaurant industry, and that is what our software with Inresto solves for them. It gives a sort of a name and a face to a customer so that you can recognize them, and this is all happening via mobile number. तो for example एक social है, आप social के एक आउटलेट जाओगे और आप कोई और सोशल के आउटलेट जाओगे, और आप हर हफ्ते एक सोशल के आउटलेट जा रहे हो, बट डिफरेंट आउटलेट. सोशल जो ब्रांड है उसको पता ही नहीं कि आप कौन हो, बिकॉज एवरी टाइम the brand is treating you, or that outlet is treating you like a new customer. Whereas what our system allows you to do is to store the phone number of the customer. Now when you walk into a social, वो आपसे आपका phone number मांगेगा, और उस phone number से उसको ये पता है कि ये अंकित मेहरोत्रा और ये मेरे पास 6 बार आ चुका है. So automatically the level of customer service becomes different. Then you can reach out to those customers via, let's say, SMS, marketing, etc. So that becomes very different. And when that starts happening at scale, then obviously it's better for everyone in the industry, for a particular brand, for customers, etc. And that's what we try to do. And वहाँ से journey start होती है हमारे platform की, that we help you recognize a customer. फिर next step होता है कि अगर अब phone number हमारे system से order कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आपको खाना क्या पसंद है. So then that's the next step. We can recommend dishes, we can do a lot of other things. So I'll tell you another small example कि कहाँ पे advantage आता है. अगर आप देखोगे कि पूरी hospitality industry में डिमांड, सो सप्लाई एंड डिमांड प्राइसिंग जो है हर जगह लगती है. एयरलाइंस में लगती है, फ्लाइट्स अगर सेलेक्ट रूट्स पे या सेलेक्ट टाइम्स पे हमेशा ज़्यादा महंगी होती हैं. कैब इंडस्ट्री में होता है सर्च प्राइसिंग. होटल्स में होता है कि बिजी पीरियड में या वीकडेज में, वीकेंड्स पे आपकी शायद प्राइसिंग ज़्यादा होएगी. बट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वॉज दी ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे ये डिमांड बेस्ड प्राइसिंग चल नहीं सकती थी, बिकॉज फिजिकल मेन्यू होते हैं. अब एक रेस्टोरेंट सैटरडे को फुल है और उस दिन भी वो सेम बियर सेम चार्ज कर रहा है, या ट्यूसडे को खाली है उस दिन भी वो सेम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से. वाई? बिकॉज वो फिजिकल मेन्यू है. जो इस पूरे इंटायर जो लास्ट 12 आई थिंक 9 मंथ्स का रेवोल्यूशन हुआ है और डिजिटल मेन्यू, इससे जो है ना हम रेस्टोरेंट्स के लिए ये कर पाए हैं कि प्राइसिंग चेंज हो सकती है इन रियल टाइम बेसिस द डिमांड. कि फ्राइडे इवनिंग को अगर बिजी है तो मैं क्या बियर को 20-50 रुपये एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, और ट्यूसडे आफ्टरनून को खाली है तो क्या मैं उसको 100 रुपये कम कर सकता हूँ. एंड उसमें डिस्काउंट, इट्स नॉट अबाउट डिस्काउंट्स एनी मोर. अभी तक प्राइसिंग कम करने का क्या तरीका होता है, डिस्काउंट है तो सबको डिस्काउंट दे दिया. बट आप डिस्काउंटिंग कब तक चलाओगे, सबको क्यों चलाओगे? सो आर सिस्टम इज बिल्ट इन अ वे दैट योर मोर वैल्यूएबल कस्टमर्स और योर लॉयल कस्टमर्स, सो इट्स लाइक अ लॉयल्टी प्रोग्राम विद प्रॉब्ली उनको सेम डिश थोड़ी सस्ती मिल रही है, या सेम ड्रिंक थोड़ी सस्ती मिल रही है बिकॉज वो लॉयल हैं, वर्सेज लेट्स से न्यू कस्टमर, और वर्सेज ऑन अ लेट्स से वीकडे वीकेंड. सो इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री देख लो, यू हैव डिफरेंट टीयर्स, और डिफरेंट जो आपका अगर गोल्ड या प्लैटिनम है उसको सर्टन बेनिफिट्स मिलते हैं. सेम विथ होटल्स, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ मैरियट और ITC, यू गेट सर्टन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. व्हाई नॉट विद इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री? Earlier it was not possible. With our software now, we made all of that possible at a customer level, at a dish level for the restaurant, and that's the advantage that having an end-to-end system brings. And as I said, our software, there are 10 different modules. It starts from as low as 5,000-6,000 annually, going up all the way to maybe 1 lakh something annually, depending on what module you choose and how you choose to use the system.
ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज़ क्या है। एक सॉफ्टवेयर है, मान के चलते हैं आपके 10 रेस्टोरेंट हैं, तो आपने वो 10 में एक सॉफ्टवेयर डलवा दिया है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने इनके सारे मॉड्यूल ले लिए, मैं तब की बात करके चल रहा हूँ। तो अब आपके पास जोमेटो से ऑर्डर आ रहा है, स्विगी से ऑर्डर आ रहा है, वो एक ही जगह पे मेंटेन हो रहा है। आपके पास सारा डेटाबेस कलेक्ट हो रहा है, जो भी आपके रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए आ रहा है, जिससे मान के चलते आपके 10 आउटलेट में उन्होंने 5 आउटलेट पे खाया है, तो आपके पास पांचों का डेटा है कि उन्होंने क्या खाया, कब आए, कब नहीं आए। और उसके बाद साथ में इनके पास डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मेन्यू का भी ऑप्शन है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप उनको कस्टमाइज मेन्यू दे सकते हो। कस्टमाइज मेन्यू जैसे कि मैं जोमेटो की बात करके चलता हूं, जब आप किसी रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हो तो आपको कहता है लास्ट टाइम आपने ऑर्डर किया था, क्या आप ये लेना चाहोगे। तो शायद आपके अंदर भी इस टाइप से कुछ सजेशन देते होगे कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो बेसिकली एक नॉर्मल रेस्टोरेंट चेन को ये एक डिजिटल टाइप का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जहां पे उनको जोमेटो जैसे को कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं देनी है। जैसे जोमेटो को आपको रिकरिंग 20% देना है, अगर एक ऑर्डर आ रहा है तो आपको देना ही है। यहां पे क्या है, यहां पे आपने वन टाइम कॉस्ट दे दी एनुअल बेसिस के ऊपर, और उसके बाद आपको सीधा जितने भी कस्टमर ऑनबोर्ड करने हैं उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद आप रीमार्केटिंग भी कर सकते हो यहीं से, आपके पास डेटाबेस तो कट्टा है ही, तो आप यहीं से एसएमएस भेज सकते हो प्लेटफॉर्म के अंदर से, ये ईमेल मार्केटिंग भी प्लेटफॉर्म के अंदर ही है, तो आप यहीं से भेज सकते हो दोनों के दोनों। हमारे पास और कोई भी ऑप्शन है टच पॉइंट क्रिएट करने का कस्टमर्स को? टच पॉइंट क्रिएट करने का एक और जो सब ऑप्शन है अपना, जब मेन्यू डिजिटल हो गया ना, तो उसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजों, नॉट जस्ट मेन्यू बेसिकली क्यूआर कोड डिजिटल हो गया, वहां पे वेबसाइट खुल रही है। हाँ, वेबसाइट खुल रही है जहाँ पे मेन्यू डिजिटल है, और वहां पे हम थर्ड पार्टी ब्रांड्स को जैसे पेप्सी और कोक या अल्कोहल कंपनी, उनके साथ एडवर्टाइज कर रहे हैं, जहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स का भी फायदा हो रहा है और सबका फायदा हो रहा है। तो हमने उसमें भी पिक्सल लगा रखा है। हाँ, उसमें पिक्सल लगा कर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में मान लो इनका सॉफ्टवेयर लगा रखा है, आपने वहां से स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में आपने वेबसाइट पे मेन्यू देख लिया, अब आपको बैकएंड पे ट्रैक किया जा सकता है, आपको बार बार ऐड दिखाई जा सकती है विदाउट आपको एसएमएस भेजे, विदाउट आपको ईमेल भेजे। आप फेसबुक पे ब्राउज कर रहे हो, आपको ऐड दिखाई देगी कि भाई न्यू ईयर आने वाला है, आपके लिए ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हो। प्लस एक चीज मुझे और अच्छी लग रही है यहाँ पे कि जो हमारे लिए लॉयल बेस है, जो कस्टमर हमारे पास रेगुलर आता है, उसको हम एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हैं। अब उसको पता है यार ये बंदा मुझे ज्यादा डिस्काउंट देगा, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊंगा तो क्या होगा, कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ जाएगा कि कस्टमर कोशिश करेगा कि मैं वहां पे बार बार आऊं। बेसिकली अभी ये पेंडेमिक आया है, इसके चक्कर में मेरे हिसाब से बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हुए हैं। मैंने एक बार वीडियो भी डाली थी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कि देखो सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए। रोहिणी के अंदर मेट्रो वॉक है, वहां पे सिर्फ बड़े ब्रांड्स खुले हुए हैं, मैकडी और ये बर्गर किंग, बस बाकी सारे बंद। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपके पास एक अच्छा एस्टिमेशन होगा, कितने % रेस्टोरेंट बंद हो गए? देखो, दैट्स अ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं रिएटरेट करना चाहता हूँ दैट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ना, restaurant industry was the hardest hit for multiple reasons. The first is that these restaurants are not big businesses, right? So they are single or mom and pop shops or single family owned outlets. तो उनके पास ना कैश फ्लो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है. So typical restaurant has around only 15 days of cash flow to run operations without any revenue. यहाँ पे हम बात करें 3 महीने के लॉकडाउन की, और उसके बाद भी अनसर्टेनिटी अराउंड गोइंग आउट. तो obviously restaurants बंद हुए होंगे. In our estimate around 30 to 35% restaurants have sort of shut down till now. And अभी भी अगर आप देखो तो इंडस्ट्री बैक नहीं आई है. It's not like back to pre-COVID levels. So right now we are at 50-60% pre-COVID levels. In our opinion, it's going to take another 6 to 8 months to get back to the pre-COVID level because the vaccination आएगा, फिर लोगों को मिलेगा. तो 2021 second half of the year में आप सोच सकते हो कि वापस आएगा. So that would mean कि around 15 months हो जाएंगे from March till let's say June, July 21, where the industry is operating at a lower sort of a count, people count, and customers are not coming. So it's difficult. So by the end of it, another maybe 5-10% restaurants could shut down. So, and the impact of that is that obviously a lot of people will lose their jobs. So as I said earlier, restaurant industry in India is the second largest employer of human capital. Around 8 मिलियन और 80 लाख लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं. उसमें से हमारे एस्टिमेट से अभी ऑलरेडी 40% लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं. तो ये तो था. चलो, अब जो बैड पार्ट है जो हो गया, हमारा जो एस्टिमेट है दैट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री विल ऑल्सो बी द फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट इंडस्ट्री टू बाउंस बैक. एंड देयर आर अ कपल ऑफ रीजंस फॉर दैट. सो सबसे पहले तो कि बाहर जब आप खाने जाते हो ना, दैट इज द क्लोजेस्ट और एंड ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलसी फॉर समवन. तो अभी आप
लॉकडाउन हुआ, लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, फिर पैंडेमिक का माहौल है, सब लोग डिप्रेस्ड है या जो भी है, बट एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाके आपको लगता है कि चलो दुनिया अब नॉर्मल हो रही है. सो बिकॉज ऑफ दैट जब थोड़ा चीज़ें बेटर होंगी तो इन आर द वे इट इज, देयर इज अ टर्म कॉल्ड रिवेंज कंजम्पशन. तो जो लोग 8-9 महीने खाने नहीं गए ना बाहर, उसके कारण हमें लगता है लोग और बहुत ज़्यादा बाहर खाने जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो दैट विल बी गुड फॉर द इंडस्ट्री. द सेकेंड रीजन ऑल्सो इज कि अगर आप देखो तो ट्रैवल इंडस्ट्री also was very badly hit, and people right now will not travel for leisure anytime, like the number of holidays etc कम हो गई हैं, people are not comfortable traveling. However, जब वो travel नहीं कर रहे हैं तो again dining out gives them that best or closest experience in terms of getting back to normal. Cinemas also are sort of not operating at full capacity, people are not going out that much, and the OTT platforms have done a great job of keeping people at home and giving them new content. तो ऐसा भी कि लोग मूवी देखने भी जाएंगे. तो इंडिया में 2 या 3 चीज़ें ही चलती थी. आप शॉपिंग करने जाते थे, आप मूवी देखने जाते थे, और आप खाना खाने बाहर जाते थे. हॉलीडेज ऑब्वियसली वंस और ट्वाइस अ ईयर लेते थे. तो जब आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे तो रेस्टोरेंट एक ऐसा है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आप बार बार जा सकते हो, नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई कर सकते हो, नया नया एक्सपीरियंस ले सकते हो. सो इन आवर ओपिनियन दैट इज वाई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री विल बी द फास्टेस्ट इंडस्ट्री टू बाउंस बैक. Yes, the restaurants that have shut down now will probably open in a different form or a different avatar, or a different restaurant will open, but it will be the 2021 second half is going to be a great year for the restaurant industry. तो आपको कोई ऐसा पॉइंट आया था जब आपको लगा है मुझे फंडिंग चाहिए, या फिर सिर्फ सीधा फंडिंग ऑफर आया तो आपने कहा चलो ले लेते हैं? वैसे तो मतलब अगर आप बिना फंडिंग के if you can build a business without funding, that's the best business, and there are great examples of where it's happened. But I think funding is important for businesses to grow, for you to be able to execute your vision, etc. तो हमारे लिए भी फंडिंग important था. However, in our journey, I think we've been lucky also to have got great investors, partners. So हमारा जो first angel investor था, we raised, I think our first round which we raised was around $100,000 in 2012 August. तो उससे हमारे business को काफ़ी help हुआ. और फिर अब Times as a partner is a great partner, and they've been continuously investing in the business for the last 5 years. So Times की हमारी जो डील हुई थी 2014 में हुई थी, 2014, and it's 2021. For the last 7 years actually, they've been great partners to the business, and because of that we've been able to grow the business very well. तो इनिशियल आपको इन्वेस्टर अगर किसी को चाहिए हो तो कैसे ढूंढे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेरे पास. हाँ, कि सर फंडिंग चाहिए, बताओ इन्वेस्टर कहाँ से मिलेगा? तो यार आजकल जो है ना, एक्चुअली इफ आई थिंक अबाउट इट, आजकल इन्वेस्टर ढूंढना as compared to the पहले के few 2012, 13, 14 period काफ़ी आसान हो गया है. There are a lot of angel groups that are out there which you can help. So obviously the first step is the baby step is that angel or seed round investment that you make. So there are a lot of angel investors out there. Like for example, मैं खुद भी अब अपने फ्रेंड्स के साथ एंजल इन्वेस्टिंग करता हूँ. हमने आई थिंक 8-10 डील्स आज तक 8-10 डील्स में पैसा डाला हुआ है, तो वो अच्छा है. तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं. सो आजकल बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया है तरीका. टाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन गेट इन टच विद देम, दे डू अ ग्रेट जॉब. NASSCOM डज अ ग्रेट जॉब. देयर आर इंडियन एंजल्स इज वन. सो देयर आर मल्टीपल ऑफ दीज. सो आजकल काफ़ी आसान हो गया है फंडिंग, एटलीस्ट एक्सेस. मिले नहीं मिले इज अ डिफरेंट थिंग, बट to get to investors or reach investors become very easy. बेसिकली मेल करना है उनको, बस मेल करना. absolutely. तो पिच डेक बना के देना है या फिर अपना वेबसाइट बेचना है, कैसे करना है? देखो दोनों चीज़ होती हैं. आप चाहे पिच डेक बनाओ, वेबसाइट बनाओ, मेल पे इंट्रो करो, ऑब्जेक्टिव एक ही है. क्या आप अपना आइडिया किसी और को कितना आसानी से समझा पाते हो? दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीथिंग. एंड हाउ बिग कैन योर आइडिया गेट. तो क्या आइडिया पे फंडिंग मिल जाएगी? यार आजकल थोड़ा अगेन डिपेंड. सो एक पीरियड था जब आइडिया पे भी मिल रही थी, फिर डिफिकल्ट हो गया, फिर अब थोड़ा और आसान हो गया है. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द आइडिया, इट डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर और समथिंग हु हैज डन समवन योर बैकग्राउंड. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट डिपेंड अपॉन. सो ऐसा इन्वेस्टिंग इज वन सच थिंग वेयर आप यू कैन नॉट से कि यार ये एक मॉडल वन साइज फिट्स ऑल. इट इज नॉट दैट. इट कंप्लीटली वेरीज फ्रॉम आइडिया टू आइडिया, यूज केस टू यूज केस, फाउंडर टू फाउंडर. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग. किसी को आपसे फंडिंग चाहिए तो क्या करें? Absolutely. You can reach out to me on LinkedIn, and we can start a conversation from there. ठीक है, मैं इनका लिंक्डइन हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. अगर कोई आपको रीच आउट कर रहा है तो आप किस तरीके से उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हो? मतलब बेसिकली एक फंडा क्या है मार्केट का कि कैलकुलेशन करनी कैसे है?
आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैल्यूएशन अगेन. देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है वैल्यूएशन का. इट डिपेंड्स ऑन 2-3 थिंग्स. चलो मैं बता दूँ मैं कैसे करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट थिंग आई लुक एट ऑब्वियसली इज़ कि एंटरप्रेन्योर कैसा है, कौन से सेक्टर में उसका बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है. सो इट्स नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस के लिए ये समझना कि इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट इट इज़ टुडे, इट इज़ अबाउट हाउ बिग कैन इट गेट एंड कैन यू शो टू योर investor that how big can it get. That's the bottom line. So those are the things that I look at, like what sector are you sort of playing in, आपका कितना बड़ा आपका सोच है. So it matters on 2-3 things. तो पहले तो होता है चलो कि आपका इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है. देन हम सेकंड चीज़, मैं एटलीस्ट ये भी देखता हूँ और बहुत भी बाकी लोग भी ये देखते हैं कि उसके बाद आपका अभी करंट स्टेज क्या है. तो अगेन I personally have also funded businesses at different stages and market में बाहर लोग भी ये करते हैं कि are you at seed stage और are you at MVP. seed stage मतलब आपके पास आइडिया है, आपने बट उसके ऊपर स्टार्ट नहीं करा है. MVP मतलब कि you built a minimum viable product, you are now, आपके थोड़े फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स आ चुके हैं, आपका रेवेन्यू थोड़ा सा आना स्टार्ट हुआ है या विजिबिलिटी है और फिर कर रहे हो. और फिर उसके बाद तो फिर अगर आपने रेवेन्यू भी आना स्टार्ट कर दिया, कस्टमर्स भी होगा, देन यू गो फॉर एन एंजल फंडिंग और समथिंग वेयर इट्स प्रॉब्ली अ लॉट ईजियर एंड वेयर वैल्यूएशन लिटिल बिट बिकम्स अ साइंस. बट बिफोर दैट इट इज नॉट. सो इट ऑल डिपेंड्स बिटवीन यू एंड योर इन्वेस्टर एंड कैसे आपको, मतलब आप उसको क्या विजन दिखा सकते हो और कहाँ. बट इन आवर एक्सपीरियंस typically anyone at a first stage would probably write a check of, if someone's writing a check of 10, 12, 15 lakhs, he would at least want 12 to 15% of your business, at least 10% of your business, if he's the first guy who's putting in money. ठीक है, अगर वो सीड पे इन्वेस्ट कर रहा था, सीड पे इन्वेस्ट, और अगर सीड के बाद थोड़ा सा रेवेन्यू आना तो MVP मॉडल पे, तो फिर यार डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं. देन आपका कस्टमर बेस कैसा है, रिटेंशन क्या है कस्टमर्स की, लाइफ टाइम वैल्यू क्या हो सकती है कस्टमर की. तो बहुत चीज़ें फिर एज ए सेड थोड़ा साइंस बनते जाता है. वो साइंस क्या है यार? वो तो अगेन डिफरेंट बिजनेसेस का डिफरेंट है. एक टाइम पे होता था इंप्रेशन बेस्ड होता था या कस्टमर बेस्ड होता था, आजकल थोड़ा रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस आ गया है. अगर मेरे बिजनेस का रेवेन्यू 10 करोड़ का है एनुअल, तो अब वैल्यूएशन किस हिसाब से होगी? अगेन अगर आपका 10 करोड़ का रेवेन्यू है तो ये भी है कि आपका बर्न अभी किस लेवल पे है. मैं प्रॉफिटेबल हूँ मान के चलते, फिर आपको रेज ही नहीं करना चाहिए. मैं नेक्स्ट लेवल जाना चाहता हूँ. सो इफ यू आर 10 करोड़ एंड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यू विल प्रॉब्ली बी इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन. तो आपका वैल्यूएशन उस टाइम प्रॉब्ली इट कुड आल्सो बी 15-20x ऑफ योर रेवेन्यू. बट अगेन दैट्स समथिंग दैट्स एन आइडियल स्टेट सिनेरियो. डिपेंड करता है यार, ऐसे बोलना बहुत डिफिकल्ट है विदाउट एक्चुअली. मतलब कोई एक एक्स का क्या रेशियो है, मतलब कितना एक्स हो सकता है? कुछ डिफाइंड नहीं है. अगर कोई बिजनेस लॉस में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका कितना एक्स हो सकता है? जैसे जोमेटो जैसा आइडिया मान के चलते हैं. अब देखो जोमेटो का ऑब्वियसली आप खुद ही लगा लो कि जब अभी उनकी जो लेटेस्ट फंडिंग राउंड हुई है, दे वर एबल टू रेज लेट्स से आई थिंक $600 million और समथिंग लाइक दैट एट 3.5 billion ऑफ. सो आप सोच लो उनका 20% डाइल्यूट हुआ, उनका रेवेन्यू सबको पता है अराउंड. सो $3.5 billion की वैल्यूएशन अगर आप लगाते हो तो मोटा 20-22 हज़ार करोड़ हो गया. उनकी रेवेन्यू है 2-2.5 हज़ार करोड़, तो आप 10x लगा लो. तो इट डिपेंड्स अगेन ठीक है, बट दे आर द मार्केट लीडर, सो एक उसका अलग से प्रीमियम मिलता है. बहुत चीजें हैं यार. अगेन इस इंडस्ट्री में 5-6% एक्स, मतलब 5-6x तक मिलेगा अप्रॉक्स. नहीं, अगेन वही मैं आपको बता नहीं सकता यार, बहुत ही ज्यादा इट विल बी अनफेयर फॉर मी टू. नेगोशिएशन के ऊपर है, नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सब चीज बहुत चीजें डिपेंड करती हैं. अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन आप सामने वाले के ऊपर बैठ के कैसे कन्विंस कर सकते हो. तो भाई सेल सीरीज देख लो मेरी, कन्विंसिंग आ जाएगी ढंग से. आई बटन में लिंक दे रहा हूँ. तो अभी आप फंडिंग राउंड्स के बारे में बता रहे थे, तो फंडिंग राउंड्स के अंदर इक्विटी डिल्यूट होती रहती है हर के अंदर. तो जैसे कि मान के चलते हैं मुझे फंडिंग चाहिए, तो मैंने सबसे पहले आपसे ली, तो मैंने आपको 10% दे दिया. अब अगली फंडिंग मैंने जो व्यूअर देख रहे हैं मैंने उनसे ले ली, तो उनको भी 10% देना है. तो 10% वो कहाँ से जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 90% में से 10% जाएगा, ये ओवरऑल 100 में से जाएगा, आपका 9% रह जाएगा. ऐसे ऑब्वियसली ऐसे ही होता है. देखो ओवरऑल में से जाता है बिकॉज वंस आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टर आ गया, अब वो आपका फर्स्ट इन्वेस्टर बन गया, बट ही इज ऑल्सो ऑब्वियसली इन्वेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. तो इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर कि अगर कोई इन्वेस्टर बोलता है कि अब जो नेक्स्ट राउंड में सिर्फ फाउंडर डाइल्यूट होएगा,
टेक्निकली अगले राउंड में दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में डाइल्यूट होते हैं। तो अगर आपने 10% रेस करा है दोबारा से, तो 90 में से भी 10% जाएगा जो 9% हुआ, और 10 में से भी 10% जाएगा जो 1% हुआ। आगे राउंड्स में भी अगर सीरीज ए पे पहुंच जाते हैं सब जगह ऐसे ही होता है। सी डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स किस टाइप के क्लॉजेस डालते हैं। बहुत सारे लिक्विडिटी प्रेफरेंस का क्लॉज डालते हैं और बहुत अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। तो it is always advisable to obviously get your term sheet vetted by professional lawyer or professional CA or someone who you trust, because there could be different clauses with different meanings. So that's something that you have to be careful about always. तो बेसिकली आपने बिजनेस एकदम स्टार्ट से ही शुरू किया, खुद से दोस्तों ने मिलकर काम शुरू किया। तो इनिशियल एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? क्या ऐसी 5 आपने लर्निंग ली जिस तरीके से हमारे व्यूअर्स भी सीख पाए कि किस तरीके से हमको एम्प्लॉइज को रिटेन करना चाहिए? इनिशियल एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, उनको लाना पहले तो चैलेंज होता है, एंड उनको लाने के लिए आपको ऑब्वियसली विजन भी दिखाना होता है, हाउ बिग कैन द बिजनेस गेट भी दिखाना होता है। बट आजकल इट्स ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शो टू देम दैट अगर बिजनेस बड़ा होता है तो हाउ विल दे पार्टिसिपेट इन दैट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो पहले तो अलग अलग चीज़ें होती थी। हमने अपने टाइम में थोड़ा कैश भी करा था, माइलस्टोन बेस, कि अगर एक बिजनेस इतना बड़ा हो गया तो हम आपको थोड़ा कैश देंगे, बोनस देंगे, एक्सेट्रा। बट आई थिंक आजकल जो है ना, द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेंशन is actually become ESOPs, which is you get someone to participate in the employee share option purchase program of your company. Essentially what it means is कि आप अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ी equity दे रहे हो, and what that means is that जब आपका वैल्यू बढ़ेगा तो उनका भी वैल्यू बढ़ेगा। सो जब आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी उनका भी फायदा होगा। तो यहाँ पे भी उनका डिल्यूट होगा अगर अगली फंडिंग राउंड आता है तो? नहीं, तो ESOP में जब आपने किसी को दे दिया है तो हाँ, प्रोपोर्शनली थोड़ा बहुत डाइल्यूट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के। यू कैन डू इट इन विच एवर वे यू वांट। तो आप क्या प्रेफर करोगे, कितना % ESOP स्टार्टिंग में देते हैं? सी अब आजकल जो, जैसे अब मैंने बोला आपको, मैं स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो हम अपनी कंपनीज को एडवाइस करते हैं कि इन द बिगनिंग ओनली एटलीस्ट टू कीप असाइड अ 10% pool for ESOPs. See, it is not just for your employees, it's sometimes to hire good talent as well. So like you might want to hire a very strong business person or a sales person, तो उसको आप 1-2% देना चाहोगे, या आपको एक अच्छा टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए, या मतलब अपने कंपनी में टेक पार्टनर चाहिए या टेक पर्सन चाहिए, उसको आप देना चाहोगे। तो डिफरेंट यूज केसेस को आप डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हो। कोई आप एडवाइजर लाना चाहोगे, उसको थोड़ा देना चाहोगे। तो बेसिकली द आइडिया इज टू कीप असाइड अ 10% pool for employees where you can distribute whatever way you want, and it's always beneficial to do it right at the beginning so that your investors, everyone is aware that this is there rather than doing it later. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मंथली बेसिस पे या 6 months या एनुअल किस तरीके से देना चाहिए? यार अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं कि आप कैसे ESOP देते हो। सो ESOP तो आप दे देते हो, बट इसको रियलाइज कैसे होता है? वेस्ट, सो द टर्म इज वेस्टिंग। हाउ डू योर ESOPs वेस्ट? तो उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे अगर आप, कुछ कंपनीज होती हैं जो क्लिफ बेस्ड रखते हैं कि बेसिकली आपके फर्स्ट 4 साल की, जैसे 4 साल की, जैसे आपको मैंने 2% दिया, तो फॉर 1, 2, 3, 4 ईयर डिवाइड हो गया, और हर साल या तो इक्वल करूंगा मैं तो 0.5% हर साल हुई, या 10, 20, 30, 40 कर सकता हूँ कि पहले 10%, सेकेंड ईयर में 20%। तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू वन मेथड। हाउएवर अगर कोई बीच में छोड़ के चला जाए तो वो उसको ESOP मिलेगा? तो डिपेंड करता है बीच में छोड़ के जाने में। अगर लेट्स से मैंने बोला ना वेस्टिंग पीरियड होता है, तो अगर आपने आज किसी को दिया है और वो 2 साल आपने उसको लेट्स से 2% दिया और आपकी इक्वल 0.5% वेस्टिंग है हर साल, तो अगर वो 2 साल बाद छोड़ के जाता है तो उसको वो 1% मिल जाएगा, बाकी जो 1% है वो नहीं मिलेगा। बट अगर लेट्स से वो फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्लॉज लगा सकता है कोई कि 4 साल के बाद ही सारा मिलेगा, या फिर वो ऐसे नॉर्मली कोई लगाता नहीं है, बिकॉज 4 साल is obviously a long period. The business could change. There are multiple things that could happen. तो that is why लोग vesting लगाते हैं on a per year basis. तो बेसिकली आप अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करते हो? बेसिकली अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए कमाता है तो उसको कितने % सेव करना चाहिए, कितने % इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितने % उसको खर्चा करना चाहिए? तो आपका क्या फंडा है इस चीज़ को लेके? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। तो एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग ज़्यादा, आई थिंक बहुत हाँ, आजकल जो यंग जनरेशन है उनको थोड़ा मिलेनियल स्पेशली, उनको थोड़ा ज़रूर, जो अब कॉलेज से आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मैनेज दिस। तो लेट मी आंसर इट दिस वे, राइट? द जनरेशन हैज़ चेंज, राइट? लेट्स से 10, 12, 15 years बैक, और
in our parents' generation, the most important thing was कि यार लोग मुझे पैसे बचाने के मुझे घर खरीदना है. I think आज over the last few years जो trend shift हुआ है, whether it's house ownership or car ownership, those have changed, and people are now more going towards experiential. Like that's why the gig economy, demand economy, sharing economy बहुत ज़्यादा चली है. तो I think for someone who's earning let's say 1 lakh rupees, I think I would say थोड़ा cash हाथ में रखना तो बहुत important होता है, because you never know when you need cash. So emergency हो सकता है कुछ. So I would recommend probably save at least 10% of your income as cash every month without fail. Let it be in a bank account. Let that money not bank, obviously FD, you won't get enough, but that's fine. That's just for emergency. The best return in that a person has got over any asset class is equity, without doubt. Now with equity, the biggest problem is you don't know when to sort of becomes very difficult to time it. But however, having said that, I would still recommend a good mutual fund or a good for someone to start a SIP and put something like put another maybe 10% to 15% of that into an equity SIP and just let it be. That's something that you do whether the market today, for example, is at 14,500 or if the Nifty was at 7,500. But I'm saying from a long-term perspective, you just let it go, and that's something that you're thinking about from a 10-15 year horizon. That's something that I do as well. I've done personally. I still do. I have some SIPs that have been running for 10-12 years or longer. So that's something that I would definitely do. 10-15% in a good blue chip equity fund. That's a good way to sort of go. So between these two things, I think you have आपका 25 से 30% निकल जाता है. I'm assuming that अगर आप बोल रहे हो you have 1 lakh rupees, then you have to have expenses, etc., everything to run as well. 5% or a very small percent, I would term it as a very speculative thing. Now personal experience में बता रहा हूँ, speculative could be like the last decade में जो सबसे ज़्यादा speculative चीज़ निकली है वो निकली है Bitcoin, which is an alternate asset class, as I'm sure a lot of people are aware now. If someone had invested in Bitcoin in 2010, $100, that would be, and I know the maths behind it, that would number would probably be $100, 7,000, 10. Let's say someone had invested 10,000 rupees at that point in time, that would be worth 420 odd crores or something like that today. So it's a very speculative thing. मैंने भी काश उतना करा होता, नहीं करा था, but मैंने बाद में करा. But what I'm trying to say that there's always some sort of that speculative thing that you should do. So I would say whatever your salary, whatever your income is, I would keep aside 25 to 30% definitely for a rainy day. Absolutely. और खर्चे खुल के करने चाहिए या थोड़ी सेविंग करनी चाहिए? नहीं, ये 30% अगर आपने ये तो सेविंग है, बाकी आप खर्च करो, कोई प्रॉब्लम. मतलब पहले इसको निकाल लो, उसको निकाल लो, उसके बाद जो बचेगा. Absolutely. And one thing I always recommend anyone, my family, my brothers, sisters who are younger and अब जो first jobs कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कि यार क्रेडिट कार्ड पे मत जियो. मतलब I spend on credit card, but I pay my bill in full. complete pay off करता हूँ मैं जब भी ड्यू होता है, because that's a spiral, that's a downward problem. That so I personally have seen, I have friends in UK, in the US who caught up in massive credit card debts, etc. So credit card आप यूज करो, बट मेक श्योर यू डोंट लिव बियॉन्ड योर मींस. जितनी चादर है उतने फैलाने और थोड़ी कम ही फैलाओ, कर देने, थोड़ी कम ही फैलाओ तो बेटर है. अब आएगा एक इंटरेस्टिंग पार्ट जहां पे हम क्विज के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चन रहेंगे और बैक टू बैक आंसर देना है. 2 ही ऑप्शन रहेंगे और सीधा उसका आंसर देना है. कुछ छोटे छोटे रहेंगे. बेसिकली हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपसे कि आपने ये आंसर क्यों चुना है, बस आपको आंसर चुनना है. एंड्रॉइड और iOS. फंडिंग, बूटस्ट्रैप. फंडिंग. एंजल और वेंचर. डेट और इक्विटी. फैमिली और बिजनेस, आप किसको ज्यादा टाइम देना प्रेफर करते हो? फैमिली अभी, बट बिजनेस था पहले. श्रम संकट. हाँ. फेम और मनी. फेम. वेज और नॉन वेज? हार्डकोर नॉन वेज. स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड. यूएस और इंडिया? इंडिया. अब इंडिया, पहले यूएस था. प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी. लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम. स्मॉल कोर टीम. विंटर और समर? विंटर. बीच और माउंटेन? माउंटेन. परफेक्ट हॉलीडे एट होम या फिर गो आउट? छुट्टियां कैसे बिताना पसंद करते हो?
गो आउट। बेस्ट फूड एवर, अभी तक आपने सबसे बढ़िया दुनिया के अंदर क्या खाना खाया है और कहाँ का खाया है? तंदूरी चिकन। कहाँ का? कहाँ का नहीं, मतलब एज अ, अभी तक आपने जितनी भी जगह को एक्सप्लोर किया है, हाँ। उसमें कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहोगे कि भाई यहाँ का ये चीज तो खा लो यार, तो हमारा जो है ना एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है GK1 मेन मार्केट में, कॉल्ड न्यू मीनार। आज मुझे मेरी फैमिली को वहाँ पे जाते हुए 40 साल हो गए हैं और मुझे खुद को जाते हुए 35 साल हो गए हैं। मतलब मैं जब 1 साल का था तब से वहाँ पे जा रहा हूँ। उसका बटर चिकन आज तक मुझे नहीं लगा, दुनिया में मैंने सब जगह खा लिया, इंडिया दिल्ली में खा लिया, उसका बटर चिकन आज तक बीट नहीं। मतलब वो सेम बटर चिकन, लाइक दैट्स आवर फेवरेट ऑल टाइम फूड। मतलब मैं जब लंदन जाता था, जब मैं इंडिया आता था और मैं लंदन जाता था, मैं 2-3 किलो सिर्फ वो बटर चिकन फ्रीज करके लेके जाता था। ऐसी क्या चीज है आपके अंदर जो आपको अलग बनाती है? ड्राइव। और सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ करने का बहुत ज़्यादा ही चुल था, तो यू नो एट अ पीरियड इन माई लाइफ जब आई वॉज अर्निंग वेरी वेल। सो टू गिव यू एन आइडिया, जब मैं लंदन में था और इन्वेस्टमेंट बैंकर था, तो बहुत ही अच्छा सैलरी थी। सो आई वॉज अर्निंग लाइक अप्रॉक्सीमेटली इन 2010-11 आई वॉज अर्निंग अराउंड 100,000 pounds एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट दैट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे अपना कुछ करने का चुलता है, कुछ अलग करने का चुलता। सो आई लेफ्ट माई जॉब एंड केम बैक। आई एम अ CFA चार्टर होल्डर. So I don't know if for a lot of people who know or not, but CFA means Chartered Financial Analyst. It's probably the second most difficult professional financial course out there after actuarial science. मुझे वो बनने में 5 साल लग गए थे, जो 5 साल की मैंने पढ़ाई करी while I was working to get my CFA charter. और जिस दिन वो मिला, मैंने उस दिन सोचा कि यार कि you know छोड़ के मैं आ गया। तो I think that craziness और जुनून, probably maybe that's something that could be different. आपके हिसाब से इस टाइम बेस्ट स्टार्टअप कौन सी है इंडिया के अंदर? आज के डेट में अगर मैं कोई कंपनी ऐसी बोलूं तो वो मैं बोलूंगा प्रॉब्ली ज़ीरोधा। ऐसी क्या मूवमेंट थी आपकी लाइफ की जो आप बेस्ट है, मतलब अभी भी याद करते हो यार ये वो मजा आ गया था उस दिन? तो प्रॉब्ली द डे माय डॉटर वाज बोर्न, सो आई वाज I was in the operation theater when that happened. So seeing her for that first time, so that was that was phenomenal. The day probably I decided to quit my job, like the day I sent my resignation email, उस दिन जो एक freedom आई, वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे बहुत हो यार, experiences is what I think makes a person. So yeah. फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? So Gladiator I loved a lot. Shawshank Redemption was amazing. I still gives me goosebumps when I see that movie. And so yeah, these two movies stand out. And apart from that, there are other movies which I फेवरेट वेब सीरीज? Billions. I don't know if a lot of people have seen that or not. Billions HBO पे उस पे Hotstar पे है. It's amazing. It's probably one of the best things that I've ever seen. आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल हो? यार आई थिंक टू बी ऑनेस्ट बोथ, बिकॉज आई हार्ड नींद मैं कम लाइक बेटी होने के बाद नाइट आउल बन गए हो? नहीं, मैं नाइट आउल पहले भी था यार। जब मैं कॉलेज में थे तो रात भर पढ़ते थे, फिर पार्टी हुई तो रात भर करते थे। बट अब मैं मॉर्निंग में भी सुबह सो एवरी मॉर्निंग और मोस्ट मॉर्निंग्स लाइक 4 times a week I go play badminton etc. So I start my day early. फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? I love reading books like बहुत अगेन फेवरेट बुक में बोलना बहुत ही इम्पॉसिबल है, बिकॉज मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है एंड आई एम गोइंग थ्रू अ फेज वेयर आई एम रीडिंग डिफरेंट जॉनर्स। तो पहले मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स बहुत पढ़ता था, अब मैं इंडियन ऑथर्स पढ़ने लगा हूँ। आई थिंक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड एक्सेप्शनल क्वालिटी authors from Amish is there, Ravi Subramaniam is there, but I think the one book that probably resonates is Shantaram, which was. आपकी हॉबी क्या है? I love cooking यार। So cooking, I can cook 9 different cuisines, and that's something that I learned over a period of 10-12 years when I was in London, and that was born out of a necessity because यार आप बाहर का कितना खाना खा लोगे। तो मैंने एक इंडियन बनाना स्टार्ट किया। फिर यूके में रहने का एडवांटेज ये था कि एवरी ईयर आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो एवरी ईयर आई यूज्ड टू टेक इट अपॉन माई सेल्फ टू लर्न अ न्यू cuisine. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. And now I can cook sort of 7-8 different cuisines, and during the lockdown also I cooked a lot. So yeah, I love cooking. आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्री बुलिश रहने वाली है? One industry that is definitely going to boom in India is going to be RMG or real money gaming. I think it's done well recently, especially this entire lockdown, right? People have sat at home, people have tried different things, and all of a sudden now that last 6-9 months I'm seeing a lot of great work that's happening over there. So that is one area that I think is going to do really well over the next few years. The other is surprisingly anything to do with like finance, stock market, tradings, etc. Because so I was reading a report that in India the financial literacy
is still very low, in low single digit percentage. And the last 9 odd months have given a lot of time to a lot of people to think about stuff. And going forward, I think equity as an asset class is going to be a great reward for people, because आप देखो ना interest rates कम हो रहे हैं, real estate में लोग करना नहीं चाहेंगे, तो I think a lot more people will start investing money into equities, etc. So that's going to be a big boom. एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अगर कोई एक बच्चा है, अभी 12th क्लास का बच्चा है, तो आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाए जब वो 27-28 का हो? I think the one advice that I would have probably is that at 12, when you're in 12th or when you're first year, आपको पता नहीं आपको क्या करना है, and pressure में मत आना. अपना एग्जाम्पल देता हूँ. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करी, 3 साल इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद मैंने आज तक उससे एक चीज़ नहीं करा. लाइक फ्रॉम graduating as a computers and telecom engineer, I moved into investment banking. And that's the career I made it for myself into finance, etc. Now I'm doing a startup. So my point is that, but have that, enjoy karo abhi, but keep your eyes and mind open. There are opportunities, and the one thing, please do not be afraid of failure. This is the biggest problem I've realized people face, is that they don't, that because of the social stigma, या family या friends, कि यार हम फेल ना हो जाए, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो जाओगे, आप 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, बेटर है आप अभी फेल हो तो आप आगे जाके कुछ उखाड़ पाओगे, कुछ बेटर कर पाओगे. तो फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपके लिए क्या रहेगा? आई होप आपको यू गाइज एंजॉयड लिसनिंग टू मी. थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं पता ज़्यादा हो गया, कम हो गया, या आपको कुछ वैल्यू लगेगी या नहीं लगेगी, बट आई थिंक वन थिंग इज, प्लीज़ डू नॉट बी अफ्रेड टू फॉलो योर ड्रीम. एज आई सेड, आप करो, अगर आपको कुछ करना है, क्या वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, फेल हो जाओगे, डजंट मैटर यार, आप खड़े हो जाओगे दोबारा, बट प्लीज़ डू फॉलो योर ड्रीम्स नाउ, सूनर रादर देन लेटर. तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं.